अब निक्षेपण कार्य से कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, अब हम उसे देखेंगे। जैसे पुलिन हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिन, इनका निर्माण कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। तो समीप वाले अंतरीपों, अंतरीपा पा गया, अंतरी मतलब टापू। दो समीप वाले अंतरीपों के बीच के क्षेत्र में भूमि के ऊपर से बड़ी मात्रा में अवशिष्ट आते हैं। इस क्षेत्र में जल की गहराई क्या होती है, कम। देखिए जल बहुत दूर तक हमें बहुत दूर दिखाई देता है, और ये सब क्या है, एक तरह से हम इसको टापू बोल सकते हैं, अंतरिप बोल सकते हैं। तो भूमि के ऊपर बड़ी मात्रा में अवशिष्ट आते हैं। इस क्षेत्र में जल की गहराई क्या होती है, कम होती है। जल का जो क्षेत्र है वह जल की मात्रा बहुत कम होगी और गहरा भी बहुत कम होता है, तथा समुद्री लहरों की गति की अपेक्षा कृत कम होती है। लहरों की गति भी कम होगी, जब जल कम है तो लहरों की गति भी अपने आप कम हो जाती है। इस क्षेत्र में समुद्र और भूमि से आने वाले जो मलबे होते हैं उनका निक्षेपण होता है, और यहाँ पर अधिकतर बारीक रेत आकर, यहाँ बारीक रेत, बहुत महीन रेत आकर समुद्र के तट के समीप जो होते हैं वह संचित होना शुरू हो जाते हैं। इस भूरूप को हम पुलिन के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में दिवे आगर तथा गुहागर में पुलिनों की निर्मित हुई है। भारत में सबसे लंबी पुलिन चेन्नई की मरीना पुलिन है। इस बात को आप ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी पुलिन कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी पुलिन चेन्नई में मरीना नामक पुलिन है। नंबर 2 है हमारा बालुका भित्ति। बालुका भित्ति का निर्माण कैसे होता है यह भी हमें देखना है। अंतरीपों के बीच, ये देखिए, ये है आपकी बालुका भित्ति। अंतरीपों के बीच समीप रेत का निक्षेपण एक अंतरीप से दूसरे अंतरीप की ओर तट से समानांतर होता जाता है। यह अंतरीप है, यह अंतरीप है, और बीच में इनका निक्षेपण कार्य शुरू हो गया है। कालांतर में इसकी लंबाई बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती रहेगी, और पुलिन से कुछ दूरी पर जल में प्रविष्ट होने वाली दीवार के समान भूरूप निर्मित होते रहते हैं, जिनको हम बालुका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पुलिन क्षेत्र में रेत उथले समुद्र क्षेत्र में संचित होती है, जिसके कारण तट से समानांतर द्वीपों की निर्मित होती है। इनके द्वारा भी बालुका भित्ति का निर्माण आसानी से हो जाता है। बच्चों, महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्र के रेवदेड़ा और श्रीवर्धन स्थान पर ये भूरूप हमें आसानी से दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, खार कच्छ। खार कच्छ, इसको हम लेगून के नाम से भी जानते हैं। खार कच्छ क्या है, समुद्र से अलग हुआ एक छोटा सा हिस्सा। यह आपका समुद्र है, और इन समुद्र से ये क्या हो गया है, अलग हो गया है। यही क्या है, हमारा खार कच्छ है। बालुका भित्ति आपने देखा, पहले क्या देखा, बालुका भित्ति समुद्र तट के बीच वाले और मुख्य समुद्री जल से अलग हुए। अब यहाँ पर समुद्र है, तो अगर यह बालुका भित्ति तैयार हुई तो ये समुद्र से क्या हो गया, भाग, यह भाग अलग हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही चीज़ें हुई हैं बच्चों। यह देखिए, यह समुद्र है, जो यह भाग यहाँ पर अलग हो गया है। तो बालुका भित्ति और समुद्र तट के बीच वाले और मुख्य समुद्र जल से अलग हुए खारे जल की झील को हम क्या कहते हैं, खार कच्छ। इसे हम खारे जल के झील के नाम से भी जानते हैं, जो समुद्र से अलग हो गई है। खार कच्छ झील का जल खुले समुद्र से अलग हो जाता है, जिसके कारण इसमें बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण नहीं होता है।
जैसे केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में वेबनाड जैसी विशाल खारकक्ष झील हमें देखने के लिए मिलती है। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भी खारकक्ष का एक अच्छा उदाहरण हमें दिखाई देता है। अन्य सभी कारकों की तुलना में बच्चों, जितने भी हमने कारक देखा, आपने क्या क्या देखा? कौन कौन से कारक हमने देखे? नदी कारक, नदी के द्वारा अपक्षरण कार्य या निक्षेपण कार्य, हिमानी के द्वारा हमने देखा, और पवन के द्वारा देखा, और इसके बाद हम किसका देखेंगे? भूजल के बारे में। लेकिन अन्य सभी कारकों की तुलना में जो समुद्री लहरों का कार्य होता है वह निरंतर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, जिससे इन कारकों का जो प्रभाव होता है वह कम समय में ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। कुछ भागों में अपक्षरण और उसी के निकटवर्ती भाग में निरंतर निक्षेपण की क्रिया होती रहती। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे जहाँ से कटाव भी हो रहा है और उसी के साइड में, उसी के बगल में उसका निक्षेपण कार्य भी होता रहता है। तो ऐसे में कभी कभी देखने के लिए मिलता है। बच्चों, निक्षेपण द्वारा निर्मित जो पुलिन है और बालुका भित्ति है, आपने देखा यहाँ पर पुलिन और बालुका भित्ति, जैसे भूरूपों का भी अपर्दन होता। अब इनका भी अपर्दन होगा। अब इनका निक्षेपण हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा? खार कक्ष के द्वारा, लेगुन के द्वारा इनका भी अपर्दन होना शुरू हो जाएगा। समुद्री सतह में वृद्धि होने से कई स्थानों पर तटीय भाग जल के नीचे समा जाने का खतरा हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब पुलिन और बालुका भित्ति का भी अपर्दन कार्य शुरू हो जाता है तो उसके तटों के पास, उसके नज़दीक कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर वृद्धि होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं घर बनाकर। तो उन भागों का भी ऐसा लगता है कि वह कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वह जल में समा जाएंगे या डूब जाएंगे। तो ये खतरा हमें दिखाई देने लगता है। तो समुद्र तट के क्षेत्र में जनसंख्या घनी होने से तटीय क्षेत्र के प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देना हमें आवश्यक होता है कि जिन स्थान पर पुलिन और बालुका भित्ति का भी अपर्दन कार्य हो रहा है, अगर वहाँ पर उसके तट पर अगर जनसंख्या घनी है तो उस क्षेत्र के प्रबंधन जो देख रेख कर रहा है उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह जो क्षेत्र है वह समुद्री लहरों के निक्षेप अपर्दन के कारण उसका भी अपर्दन हो सकता है और वहाँ के रहने वाले लोगों का नुकसान हो सकता है। तो बच्चों इसे ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।